तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 28 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि सारी जानकारी आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज जिन लोगों ने हमारे पास में प्रश्न भेजा है उनका क्या कैसा लेवल रहा, कितने नंबर आए हैं। सबसे पहले सिफा खान जी हैं, इनका हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने एग्जाम सेंटर से निकलते ही क्वेश्चन भेजने शुरू कर दिए। देख सकते हैं आप, एक एक करके इन्होंने कई सारे क्वेश्चन भेजे हैं। सिफा खान दीदी के 162 नंबर आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने इतने सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं 172 नंबर आए हैं एक भैया के, और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में शिवानी गुप्ता जी रीवा से हैं और इनके नंबर आए हैं 150। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे। नवी पंचवर्षीय योजना हो गई, 5 संख्याओं का औसत वगैरह, इसको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, इनके 145 नंबर आए हैं। आई एम कविता बंधुआ, अभी इसमें नाम सही से दिख नहीं रहा है। ठीक है, इंदौर से हैं और इनके 145 नंबर आए हैं। धन्यवाद आपको भी, इन्होंने भी कई सारे प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं, 167 इन भैया के आए हैं और इन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर सानिया खान जी हैं, इनके 182 नंबर आए हैं और इन्होंने भी प्रश्न भेजे। इन्होंने हमारा सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखा था, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं, उनके आसानी के साथ में 160 165 नंबर आ रहे हैं, जो कि इस समय ये जो नंबर हैं वो पहले के 180 नंबर के बराबर हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा सा अप है, यानी कि अच्छे लेवल का एग्जाम अब आ रहा है। ऐसे में अगर आप 150 नंबर भी ले आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कम से कम 20 नंबर का फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ये जितने भी कैंडिडेट हैं उनके नंबर अच्छे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि उन्होंने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नंबर भी अच्छे आए और आप भी उन 660 लोगों में शामिल हो पाएं जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है, तो आप भी तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। भले ही आपके एग्जाम में 2 दिन का 3 दिन का समय बचा हुआ है, लेकिन अगर आप 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं तो ये सुपर सिलेक्शन नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे और कंप्लीट करने के बाद में ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपके नंबर भी एग्जाम में अच्छे खासे आने वाले हैं। सर, सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कैसे होंगे, उसके लिए आपको बता दें, छोटी सी प्रोसेस है, कोई खास उसमें कुछ करना नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट खींच लेना है और इसी पर आपको 199 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। या फिर एक बार व्हाट्सएप की डीपी चेक कर लेना, उस डीपी पर हम टाइम लिखे रहते हैं कि कितने बजे आपको नोट्स सेंड किए जाएंगे। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ नोट्स पहुंच जाएंगे। तो आप पूरा कंप्लीट करके जाइए। सर, ये सुपर सिलेक्शन नोट्स वालों के नंबर इतने अच्छे आ क्यों रहे हैं, ऐसा क्या मिलता है सुपर सिलेक्शन नोट्स में? तो सुपर सिलेक्शन नोट्स में आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है। इसके अंदर आपको चारों सब्जेक्ट की कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के भी नोट्स रहेंगे। इसके अलावा 10-10 प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का आपको मिलने वाला है। टॉप 100 प्रश्नों की हमने वीडियो बना रखी, यानी कि मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न कवर करा रखे हैं, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा। और जो ब्रह्मास्त्र 7 ब्रह्मास्त्र हमने करा रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये 7 ब्रह्मास्त्र की पीडीएफ आपको मिलने वाली है। और हर सब्जेक्ट की सुपर मैराथन करा रखी है 151 प्रश्नों की, वो सभी सब्जेक्ट की सुपर मैराथन की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो ये सारा मटेरियल मात्र 199 रुपये में आपको मिलने वाला है और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप 2 दिन में भी इन नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए और उन 660 लोगों में आ जाइए जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। चलिए अब अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पोषण एवं स्वास्थ्य से हम शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, डिप्थीरिया के जीवाणु का क्या नाम है? जीवाणुओं के नाम लगातार पूछे जा रहे हैं। आज डिप्थीरिया के जीवाणु का नाम पूछा है, तो चलिए डिप्थीरिया के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। देखो भैया, डिप्थीरिया नामक बीमारी का कारण बनने वाला जो जीवाणु है उसका नाम कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ठीक है, ये इसके जीवाणु का नाम है, ये आपका जीवाणु का ही नाम पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले खसरा के जीवाणु का नाम पूछा गया है, जिसको हमने कल बताया था।
देखिए अब डिप्थीरिया है क्या ये देख लो। डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रामक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से नाक, गले और श्वास नली को प्रभावित करता है। एक बार ये प्रश्न बना था कि डिप्थीरिया के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित किया जाता है, तो श्वसन तंत्र जो है वो हमारा प्रभावित किया जाता है, स्पेशली गले पर यह अटैक करता है और इस समय यह बीमारी बहुत चल रही है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, मौसम चेंज हो रहा है, डिप्थीरिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। आप लोग काढ़ा पीते रहिए, काली चाय पीजिए, गर्म चीज़ों का सेवन, मतलब कि ऐसी गर्म नहीं कि गर्म चीज़ें खा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि आपका अदरक का काढ़ा हो गया, ये सारी चीज़ें सुबह शाम लेते रहिए, इससे आपका गला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके गले को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को। ये फैलता कैसे है, तो यह रोग कोरोना बैक्टीरिया के डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है, जो आमतौर पर श्वसन बूंदों, खांसने या छींकने की वजह से यह एक दूसरे में फैलता रहता है। लक्षण क्या है, तो डिप्थीरिया के लक्षणों में गले में खराश, बुखार, गले में एक मोटी भूरी परत का बनना शामिल हो सकता है, जिससे कि सांस लेने में भी समस्या हो सकती है। स्पेशली ये बच्चों के गले में एक जो है जालानुमा आकृति बना लेता है, जिससे बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं और खाना नहीं खा पाते हैं, तो ये हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। बाकी आज सुबह एक क्लास हमने डाली है, जहां पर हमने जो आपके मेन टॉपिक हैं, दो टॉपिक को कवर किया। एक तो संज्ञानात्मक विकास और दूसरा स्कूल पूर्व शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन को आज सुबह कवर किया है, उसको डिटेल में समझाया है और उसके प्रश्नों को भी कराया है, और संज्ञानात्मक विकास के प्रश्नों को भी कराया है, क्योंकि यहाँ से दोनों टॉपिक को मिलाकर के 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं। तो आज सुबह ही वीडियो डाली है और इस शिफ्ट में भी बता रहे हैं कि 7 प्रश्न जो हैं आज आए हैं प्री स्कूल एजुकेशन से। तो सुबह वाली वीडियो आप लोग जरूर देख करके जाना, आज ही बनाइए, 28 मार्च उस पर लिखा गया है। ठीक है, चलो जेई का टीका पूछा गया कि जेई का टीका कब लगाया जाता है। देखो जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका 2 महीने या फिर उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए लगाया जाता है। 2 महीने के बाद में बच्चे को यह टीका लगाया जाता है, और ये बच्चे को ही नहीं बाकी अन्य भी लोगों को लगाया जाता है। कब कब और क्यों लगाया जाता है आइए कवर कर लेते हैं। देखो यह उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो ऐसे देश में रहने की योजना बना रहे हैं जहां जेई होता है। जेई क्या है भैया, जापानी एक बीमारी है। तो अगर एशिया के जापान वाले क्षेत्र में रह रहे हैं, उस साइड रह रहे हैं, तो वहां पर यह बीमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन लोगों को यह टीका जरूर लगाया जाता है। या फिर आप ऐसे देश में जाने की यात्रा, मतलब ऐसे देश में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं जहां जेई लंबे समय तक रहता है, जैसे 1 महीने या उससे अधिक समय तक रहता है, तो आपको वहां जाने से पहले जेई का टीका लगवा करके ही जाना चाहिए। तो ना केवल बच्चे बल्कि जो वयस्क लोग होते हैं, जो लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं, वो लोग भी इसका टीका लगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, आईपीवी का टीका कहां पर लगाया जाता है। देखो आईपीवी का टीका जो है वो एज पर डिपेंड करता है। बच्चों की तो यह जांघ में लगाया जाता है और वयस्कों के हाथ में लगाया जाता है। अब ये आईपीवी है क्या, आइए इसको देख लेते हैं। उससे पहले आप ये बता दीजिए, आज का पहला प्रश्न है कि जो ओरल रूप से एक जो वैक्सीन होती है, जो ओरल रूप से बच्चों को पिलाई जाती है, 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है, मौखिक रूप से 2 बूंद पिलाई जाती हैं, उस वैक्सीन का नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखो चलो आईपीवी बात करते हैं। आईपीवी जो है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। ये पोलियो रोग से बचाव के लिए दी जाने वाला एक टीका है, जिसमें पोलियो वायरस को निष्क्रिय कर दिया जाता है, जिससे यह पोलियो का कारण नहीं बन सकता है। और ये जो है आपका जो टीके लगते हैं ना आंगनवाड़ी में, वहीं पर ये टीके इसके साथ में ही लगाया जाता है। देखो क्या है आईपीवी, तो यह पोलियो वायरस वैक्सीन का एक प्रकार है जो पोलियो रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पोलियो वायरस को निष्क्रिय कर दिया जाता है, इसलिए यह पोलियो का कारण नहीं बन सकता है, जिससे कि पोलियो नहीं होता है। ठीक है, अब आईपीवी में तीनों प्रकार के पोलियो वायरस के लिए जो उपभेद होते हैं, तो ये तीनों प्रकार के जो पोलियो वायरस होता है उनका एंटीबॉडी तैयार करता है, इसलिए आईपीवी वैक्सीन दिया जाता है। स्पेशली बच्चों की जांघ में दिया जाता है और जो वयस्क लोग होते हैं उनके हाथों में दिया जाता है। ठीक है, और पोलियो बीमारी को आप जानते हैं, पोलियो वायरस के कारण होने वाले लकवाग्रस्त बीमारी को रोकने में यह मदद करता है। आईपीवी वैक्सीन बेसिकली पोलियो के लिए दिया जाता है। आगे बढ़िए। हाइपरथैलीसीमिया से आज प्रश्न आया था कि हाइपरथैलीसीमिया क्यों होता है, तो चलिए देख लेते हैं। ये कुछ नए बीमारी अब पूछे जा रहे हैं। देखो अब व्यापम के पास में क्वेश्चन हो गए खत्म, ठीक है, तो अब वो कुछ नई नई बीमारियां पूछ रहा है, जैसे कि हाइपरथैलीसीमिया पूछ लिया, इससे पहले सेरेब्रल पाल्सी पूछा था। तो चलिए देख लेते हैं। हाइपरथैलीसीमिया थैलीसीमिया का ही एक प्रकार है जो वंशानुगत रक्त विकार है, यानी कि ये ब्लड से संबंधित एक बीमारी है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन लेने वाले प्रोटीन का उत्पादन कम हो जाता है। आपको पता है आरबीसी की मदद से हमारे शरीर में हर जगह जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आज दूसरा प्रश्न बताना है, आरबीसी में ऐसा कौन सा रंजक होता है जिसकी वजह से उसका रंग लाल कलर का होता है और उसकी मदद से ही ऑक्सीजन को जगह जगह पहुंचाया जाता है। कौन सा ऐसा तत्व मौजूद होता है आरबीसी में, 2 शब्द का नाम है, आप बताइएगा। ठीक है,
चलिए, क्रेटिनिज़्म फिर से पूछ लिया भैया, क्रेटिनिज़्म ज़रूर पूछ रहा है, ठीक है ना? हर 2-3 शिफ्टों के बाद ये क्रेटिनिज़्म यानी कि वामनता वाला जो प्रश्न है, वो ज़रूर पूछ लिया जाता है। ये क्रेटिनिज़्म क्यों होता है, आप सबको पता है, आयोडीन की कमी से बच्चों में क्रेटिनिज़्म होता है और वयस्कों में घेंघा होता है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो क्रेटिनिज़्म जिसे जन्मजात हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, थायराइड हार्मोन की कमी के कारण होने वाला एक विकार है, जो आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान या फिर जन्म के बाद थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम न करने की वजह से आयोडीन की कमी के कारण होता है। यानी कि बच्चों में अगर होगा तो ये क्या होगा, गर्भावस्था के दौरान भी हो सकता है और गर्भावस्था के बाद में जब बालक का जन्म हो जाता है तब भी अगर थायराइड ग्रंथि सही से काम नहीं कर रही है तो ये क्रेटिनिज्म हो सकता है और वयस्कों में हम इसे घेंघा नाम से जानते हैं। आगे बढ़िए, बीसीजी का टीका कहाँ पर लगाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न फिर से रिपीट हुआ, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। देखो, सबसे पहले आज आपको तीसरा प्रश्न शुरू में ही पूछ ले रहे हैं। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, या फिर बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के 3 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं, जिन्हें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए बीसीजी के बारे में देख लेते हैं। तो बीसीजी का टीका आमतौर पर ऊपरी बाह की त्वचा के ठीक नीचे लगाया जाता है, जहाँ एक छोटी मात्रा में तरल पदार्थों को इंजेक्ट कराया जाता है। कुल मिलाकर के ऊपरी बाह में यह लगाया जाता है। आपको देखिए बाएं बाह में यह निशान अभी भी बना होगा, आप चेक कर सकते हैं अभी, ठीक है। अब ये टीका कैसे दिया जाता है, देखो, तो बीसीजी वैक्सीन को त्वचा के ठीक नीचे आमतौर पर ऊपरी बाएं भुजा पर इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। अभी देखो, टच करके देखो आप, यहाँ पर आपकी बाएं साइड में ना ऊपर ये बीसीजी का टीका का जो निशान होता है ये पूरी जिंदगी भर रहता है, ठीक है ना, सबके लगता है ये। और वो क्या होता है, वो पक जाता है, पकने के बाद में उसका एक निशान पड़ जाता है। यह टीका पंजीकृत नर्स के द्वारा कंधे के पास ऊपरी बाह के त्वचा की परतों के नीचे लगाया जाता है। टीका लगाने के लिए एक छोटी संकीर्ण सुई यानी 15 mm 26 गैस की एक सुई का यूज किया जाता है, जिसकी मदद से यह टीका इंजेक्ट कराया जाता है। चलिए, डायरिया भी पूछ लिया है। डायरिया किस वजह से होता है, इसको बताने से पहले आपको बता दें, आपके एमपी में एमपी एसआई, एमपी पुलिस आबकारी, एमपी ग्रुप 4 और समूह 1 उप समूह 2, इन सब की वैकेंसी आ गई हैं। इनके पेपर भी आपको पता है कब कब होने वाले हैं। तो एमपी के इन एग्जाम के लिए हमने अलग से एक चैनल बनाया है, शुक्ला सर ईएसबी के नाम से वो चैनल है। वहाँ पर ईएसबी की सभी एग्जाम की हम तैयारी करवाएंगे। पहली क्लास डेमो क्लास डाल दी है, 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम आपकी एमपी स्टार्ट किए हैं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से एमपी स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक एमपी लेकर जाएंगे। आप इस एमपी को पढ़ने के साथ में कोई भी एमपी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी तक का एग्जाम आप दे सकते हैं। डेमो क्लास कल वहां पर डल गई है, आप लोग जाकर के जरूर देखना। लिंक उस चैनल की आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर ही मिल जाएगी। शुक्ला सर ईएसबी चैनल लिंक करके लिखा होगा, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे की भी क्लासेज वहां पर चल सकें। जल्द ही वहां पर सेकंड क्लास डालेंगे, बाकी वहां पर सारी क्लासेज होंगी, मैथ की भी होगी, रीजनिंग की भी होगी। अब यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस चल रहा है, बीच में दूसरी क्लास चालू करना ठीक नहीं है, तो हमने अलग से चैनल बना दिया है, जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए, डायरिया किस वजह से होता है। डायरिया कई कारणों से हो सकता है, जिनमें संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, दूषित भोजन या पानी, खाद्य पदार्थ और कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट या फिर पाचन तंत्र के विकार भी शामिल हैं। आपके ऑप्शन में दिया गया था भोजन और पानी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूषित भोजन और पानी की वजह से डायरिया होता है। डायरिया में क्या होता है, डायरिया में बच्चों को क्या होता है, बच्चों को, बुजुर्गों, किसी को भी दस्त बहुत होने लगते हैं, जिससे कि शरीर का पूरा जो ब्लड पानी है वो पूरा पानी बाहर निकल जाता है और यह मौत का कारण भी बन सकता है। इस तरह से डायरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटा वायरस वाली जो वैक्सीन है इसमें लगाई जाती है। सामान्य ज्ञान की बात करें, वन स्टॉप योजना क्या है, यह आज आपसे पूछी है, आइए देख लेते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसे हम सखी के नाम से भी जानते हैं, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। यानी जो घरेलू हिंसा से महिलाएं प्रभावित होती हैं उनको जो है सहायता प्रदान करने के लिए सखी नाम से इसको शुरू किया गया था। बाद में इसका नाम वन स्टॉप योजना कर दिया गया, जिसमें चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता भी दी जाती है कि अगर किसी की मतलब मान लीजिए उसके ससुराल वालों ने पिटाई कर दी है तो क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो कानूनी सहायता भी देते हैं। मनोवैज्ञानिक सहायता का अर्थ है कि वो दिमागी रूप से बहुत परेशान हो जाती हैं तो उनको सहायता वगैरह भी दी जाती है। तो ये सखी योजना थी, इसे वन स्टॉप योजना बना दिया गया है। बाकी उद्देश्य पूछ सकते हैं भैया, क्योंकि उद्देश्य हर एक योजना का पूछ रहे हैं तो उद्देश्य हम कवर कर लेंगे। देखो, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता, यानी एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि कानूनी सहायता भी मिलेगी, मनोवैज्ञानिक सहायता मिलेगी, चिकित्सा भी आपकी, मतलब एक ही छत के नीचे सारी व्यवस्था आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी को वन स्टॉप सेंटर कहते हैं। ठीक है,
ताकि वे किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए आवश्यक सेवाओं का तत्काल वहां तक पहुंच प्रदान की जा सके, इसलिए यह शुरू की गई है। ओके, समझ में आ गया। चलिए, डायल 108 102 ये सेवा क्या है, यह आपसे पूछा गया था आज, तो चलिए देख लेते हैं। यह एक आपातकालीन सेवा है। इसमें क्या होता है, आपातकालीन पीड़ित परिचालक 108/102 डायल करें। आपातकालीन प्रतिक्रिया अधिकारी की स्क्रीन आपातकालीन स्थिति को सुविधाजनक बनाने और उसका दायरा बढ़ाने में मदद करती है तथा रणनीतिक रूप से ये एम्बुलेंस वगैरह, एम्बुलेंस हो, पुलिस हो, अग्निशमन हो, इन सब के लिए यूज किया था। 108 लगाने पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या समस्या है आपको। अगर आप बीमार हैं तो भैया एम्बुलेंस आ जाएगी, पुलिस सहायता चाहिए तो पुलिस सहायता भी आ सकती है। वैसे पुलिस सहायता का 112 नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर भी पुलिस सहायता मिल सकती है। अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड की भी सहायता 108 के अंतर्गत दी जाती है। बेसिकली यह एक जो है एम्बुलेंस का कार्य करती है। चिकित्सा सेवाओं के लिए 108 सेवा का यूज बेसिकली किया जाता है। यानी देखो यहाँ पर दिया भी ना, स्पेशली ये जो है एम्बुलेंस की पहुंच को प्रोवाइड कराती है। चलो अगला है ट्रैक चाइल्ड योजना। आपसे पूछी है ट्रैक चाइल्ड योजना क्या है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल शुरू किया है। किसके द्वारा, पहली बात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जो लापता और पाए गए बच्चों पर नजर रखने में सक्षम होता है। यानी ऐसे बच्चे जो खो गए हैं या फिर खो करके जो मिल गए हैं, उन पर भी ये जो है ट्रैकिंग नजर बनाए रखता है। ट्रैक चाइल्ड पोर्टल विभिन्न हितधारकों जैसे कि गृह मंत्रालय, कहाँ कहाँ पर ये बच्चे मिल सकते हैं, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, बाल कल्याण समितियों, केंद्रीय किशोर न्यायालय बोर्ड, राष्ट्रीय कानून सेवा, इन सब के लिए जो है भागीदारी के साथ में इसको शुरू किया गया है। ये सब लोग इसमें अपनी भागीदारी देते हैं जिससे कि बच्चों का हित किया जा सके, बच्चों की भलाई की जा सके, जो अनाथ हैं या फिर जो खो गए हैं या फिर जो खो करके मिल गए हैं, उन सबकी सहायता के लिए शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान योजना में फंड कौन सा मंत्रालय प्रोवाइड करता है, पैसा कौन सा मंत्रालय देता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की यह जिम्मेदारी होती है। आयुष्मान योजना को यही जो है कंट्रोल करता है। देखिए कब शुरू की गई ये भी देख लेते हैं, क्योंकि डेट भी पूछी जा सकती है। तो आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है, जिसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। तो ये राशि पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना 5 लाख रुपए की यहाँ पर राशि प्रोवाइड कराई जाती है। सो स्वास्थ्य से संबंधित यह योजना है। ऑलरेडी इसके बारे में आप लोग पहले भी बहुत कुछ जान चुके हैं। चलिए, कंप्यूटर से वही 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं और वही टॉपिक है। इनपुट डिवाइस से एक प्रश्न आया था, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से भी प्रश्न आ रहे हैं। इसके लिए जिन लोगों ने 199 वाली पीडीएफ ली होगी, उनको हमने ऑलरेडी कंप्यूटर की 150 प्रश्नों की एक पीडीएफ अलग से प्रोवाइड कराई है, ठीक है ना। उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन 4 चीज़ों को एक साथ कवर किया है। तो वो वाली पीडीएफ आप जरूर देख करके जाना। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो कंप्यूटर वाले हैं आप आराम से बना लेंगे। चलो मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन मिल गए हैं, तो जो आपके थोड़े से कठिन क्वेश्चन होंगे उनको हम करा देंगे। बाकी जो सिंपल वाले हैं उनको आप घर पे बैठ करके आराम से करना और आंसर लिख देना। देखो 5 लगातार संख्याओं का एवरेज 50 है, तो सभी संख्याओं का योग बताइए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर किसी का एवरेज 50 है, एवरेज का अर्थ होता है बीच की संख्या, तो हमने यहाँ पर लिखा बीच की संख्या 50, लो सर लिख लिया। अब देखो 5 की बात की गई है, तो 1 हमने लिख दी है, बची 4, तो 2 इस साइड लिख दो और 2 इस साइड लिख दो। लगातार की बात की जा रही, 50 के बाद में 51 आएगा, 51 के बाद में 52 आएगा, 50 से जस्ट पहले 49 आएगा और 49 से जस्ट पहले 48 आएगा। बस ये मिल गई हमको पांचों संख्याएं। इन्हीं का बोला था कि इनका योग बता दो। तो अब इन सबको आप जोड़ लेना और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। आधा हमने सॉल्व करा दिया, पूरा सॉल्व कराने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो एवरेज वगैरह है और जो मैथ के टॉपिक हैं वो सब हम कराएंगे एमपीएसआई, एमपी आबकारी की क्लासेज जब हम शुरू कर देंगे, तो ठीक है। तो वहां पर आपको मिल जाएगा शुक्ला सर एसबी पे। बाकी ये तो सिंपल है भैया, 48 और 180 का एचसीएफ निकाल करके बताइए। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न आपका सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया था। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखो इसमें पूछा है शेर, चीता, भालू, बाघ, इनमें से कौन सा अलग होगा। तो आप खुद बता सकते हैं इनमें से कौन सा अलग होगा। देखो मांसाहारी शाकाहारी से नहीं बता सकते, क्योंकि भालू कभी कभी मांस भी खा लेता है। यहां पर आप बताएंगे शेर, चीता और बाघ, ये तीनों एक प्रकार की बिल्लियों की प्रजाति हैं, ठीक है ना। जंगली बिल्लियों की ही प्रजाति हैं ये शेर, चीता और बाघ। लेकिन भालू जो है वो इनमें से अलग होता है। आगे बात समझ में, ये तीनों जो है वो एक बिल्लियों की ही प्रजाति हैं और भालू जो है वो इनसे अलग है। तो भालू इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, लो एक व्यक्ति बना देते हैं, ये व्यक्ति है, वह मेरे पिता, तो इसका एक पिता है, ठीक है। पिता की एकमात्र पुत्र, यानी ये खुद पे आ गया।
एकमात्र पुत्र की पुत्रवधू, यानी इसका एक बच्चा है और उसकी ये पत्नी है, ठीक है ना। तो वह आदमी उस महिला का क्या लगेगा, तो ये जो आदमी है वो इस महिला का ससुर लगेगा। इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। उसके बाद में ये पूछा गया है MPTY, इसमें आपको आगे वाला अक्षर बताना था। तो एम के बाद में क्या किया इन्होंने, एम के बाद में NO छोड़ करके P लिख दिया, उसके बाद में QRS छोड़ के T लिख दिया, तो 2 छोड़ा 3 छोड़ा, उसके बाद 4 छोड़ेंगे, PQRST UVWX छोड़ के Y लिख दिया। तो अब क्या करेंगे, 5 छोड़ेंगे, ZABCD छोड़ के F लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 छोड़ करके छठवां लेटर यानी कि F जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस तरह से इसको जो है सॉल्व किया गया था। उसके बाद पूछा अधिकारी, इंजीनियर और मजदूर का एक ग्राफ बना करके बताइए, यानी कि वेन डायग्राम पूछा गया है। देखो अधिकारी अलग हो जाएगा, इंजीनियर अलग हो जाएगा, मजदूर अलग हो जाएगा। इस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेगा और ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब CDP की बात करते हैं, बालक शिक्षा देखभाल। इसमें क्या पूछा है, देखो इसमें क्वेश्चन है, ये आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुके हैं। गर्भावस्था के दौरान जुड़वा बच्चे होने पर किस प्रकार की जटिलता का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, तो जुड़वा गर्भावस्था में इसे हम HRP कहते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि HRP का फुल फॉर्म क्या है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आज गर्भावस्था से 3-4 प्रश्न आए थे, ठीक है ना। तो HRP को हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। ये जुड़वा बच्चा, जब जुड़वा बच्चा होता तभी HRP होती है। तो जुड़वा गर्भावस्था में माँ और बच्चे दोनों के लिए जटिलताओं का जोखिम बढ़ जाता है, जिसमें समय से पहले प्रसव हो सकता है, यानी कि प्री डिलीवरी हो सकती है टाइम से पहले, ठीक है, प्री क्लैम्सिया हो सकता है, भ्रूण के विकास में बाधा हो सकती है, और जुड़वा से जुड़वा आधार इंड्रोम यानी कि TTS शामिल हो सकता है, यानी कि 2 बच्चे एक दूसरे से जुड़ करके पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी समस्या हो सकती हैं जुड़वा बच्चे के लिए, ठीक है। और माँ के लिए भी जो है समस्या काफ़ी सारी हो सकती हैं, जिससे कि उसके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। इसी तरह के ऑप्शन आपके जो है उसमें दिए हो गए होंगे आंसर में। अगला देखो, गर्भावस्था के दौरान जिंक सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है जिंक सप्लीमेंट। तो आइए देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान जिंक सप्लीमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिशु के विकास, खास करके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही माँ की प्रतिरक्षा प्रणाली और घाव भरने में भी मदद करता है। तो इन सब वजह से जिंक सप्लीमेंट माता को दिया जाता है। जिंक की गोलियां वगैरह भी दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी समस्या हो सकती है जिंक की कमी से। इसी तरह का ऑप्शन आपके आंसर में दिया गया होगा, जिसे आपको टिक करना रहेगा। अगला, गर्भावस्था के दौरान GT टेस्ट क्यों कराया जाता है। नया क्वेश्चन है भैया, आगे भी आ सकता है GT टेस्ट। आइए देख लेते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान GT टेस्ट, जिसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, ठीक है, कराने का मुख्य उद्देश्य गर्भवती मधुमेह। क्या होता है कि गर्भाधारण के दौरान डायबिटीज भी हो सकती है, जिसे हम गर्भवती मधुमेह कहते हैं। तो इसकी जांच करने के लिए इसको जो है GT टेस्ट कराते हैं, जो गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक स्थिति है जिसमें बॉडी में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए GT टेस्ट कराया जाता है, फिर दवाइयाँ वगैरह दे करके इसको कंट्रोल कर लिया जाता है। आगे बढ़िए। गर्भावस्था के दौरान एल्ब्यूमिन की कमी से क्या समस्या हो सकती है। आइए देख लेते हैं एल्ब्यूमिन क्यों जरूरी है। गर्भावस्था से बहुत प्रश्न आए हैं आज, ठीक है। देखते हैं, एक आध दिन टाइम मिलता है तो गर्भावस्था को कवर कर देंगे। जैसे कि आज सुबह हमने स्कूल पूर्व शिक्षा कवर की है, तो आज 7 प्रश्न आ गए, आप लोग देख करके जाना, ठीक है। ऐसे ही गर्भावस्था भी कवर कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। गर्भावस्था के दौरान एल्ब्यूमिन की कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि शरीर में तरल पदार्थ का जमना, शरीर में तरल पदार्थ जम जाएगा, जैसे कि ब्लड जम सकता है, प्री एक्सप्लेंसिया हो सकता है, ठीक है, और कम वजन वाला बच्चा पैदा होने का खतरा हो सकता है अगर एल्ब्यूमिन की कमी शरीर के अंदर हो जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। अगला देखिए, अगला आपसे मोंटेसरी मेथड पूछा गया था, तो इसको आप आराम से कर लेंगे, इसके बारे में क्या ही बताना है, ये तो ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। PDF में भी दिया हुआ है, बाल विकास PDF नंबर 2 में दिया है। जिन लोगों ने 199 वाली PDF ली होगी उन सबको ये बताया गया मेथड वगैरह। चलिए, प्रबंध की कौशल, पैराग्राफ से आज फिर से आपके 10 प्रश्न आए हैं, लगातार पैराग्राफ से 10 प्रश्न आ रहे हैं। पैराग्राफ की ट्रिक ऑलरेडी करा चुके हैं, आप सर्च कर सकते हैं पैराग्राफ बाई सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो, नवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य पूछा गया था, उद्देश्य पूछा गया था। तो नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली थी, पहली बात, ठीक है। इसका मुख्य लक्ष्य देश की आर्थिक और सामाजिक क्षमता का उपयोग करके आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना था। अब तक क्या था, देश हमारा बढ़ चुका था, यानी कि हमारे देश में काफ़ी वृद्धि हो चुकी थी, देश हमारा प्रगति पर था, क्योंकि आपको पता है 8वीं पंचवर्षीय योजना कल हमने कराई थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में LPG की पॉलिसी हमने अपना ली थी, यानी कि बाहर की कंपनियां भारत में आ सकती थी, भारत की कंपनियां बाहर जा सकती थी व्यापार करने के लिए। तो ऐसे में क्या था, हमारे देश में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट हो चुका था, तो उसी इन्वेस्ट को फायदा उठा करके हमें और वृद्धि करने के लिए इसमें योजनाएं बनाई गई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक क्षमता का उपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। साथ ही बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, बुनियादी जरूरतों का अर्थ है रोटी, कपड़ा और मकान, ये बुनियादी जरूरतों के अंतर्गत आती हैं, और लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, यह नवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था।
चलो, इसके बाद में कंडीशन वाला प्रश्न पूछा गया है, आप एक महिला सुपरवाइजर हैं, घरेलू हिंसा से ग्रसित एक महिला को कैसे समझाएँगी? देखो, इसमें ऐसे कंडीशन वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं आपके इसमें मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट जो है वो 80 से 90% आपका बुद्धि पर आ रहा है, यानी कि आपकी दिमागी समझ के ऊपर आ रहा है। जैसे कि आप एक महिला सुपरवाइज़र हैं, ठीक है? आप अपने गाँव में गईं, वहाँ पर घरेलू हिंसा से प्रताड़ित एक महिला है। अब वो कह रही कि दीदी हमको आज इन लोगों ने ऐसे-ऐसे मारा, तो आप क्या उस पर रिएक्ट करेंगी? वो आपसे पूछा जा रहा है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें कि आपका 3 ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, आप उसको कुछ नहीं करेंगी। हाँ, आप उसको डाँटेंगे कि तुमको मार खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगी ये सब तो चलता रहता है, तो ये तीनों आपके कैसे हो गए? नेगेटिव हो गए। चौथा ऑप्शन दिया रहेगा कि आप उसको घरेलू हिंसा एक्ट के बारे में समझाएँगी और उससे बचाव के लिए उपाय जो है उसको बताएँगी। तो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें से ऐसे ही आ रहा है, 3 ऑप्शन नेगेटिव आ रहे हैं, चौथा पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? बाकी कैसे कंडीशन वाले प्रश्न आते हैं, वो आज सुबह वाली वीडियो हमने बताया है, ठीक है ना? आज सुबह हमने कवर किया है दोनों टॉपिक को। एक तो आपका संज्ञानात्मक विकास कवर किया है और एक प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं, वो उसको कवर किया है। वहाँ से 7 प्रश्न आज आए हैं। प्री स्कूल एजुकेशन से 7 प्रश्न आए हैं। अब किस तरह के प्रश्न होते हैं, वो लोगों को याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जैसे प्रश्न आ रहे हैं, कुछ लोगों ने हमारे पास भेजे थे, तो उन्हीं को बेस बना करके आज सुबह हमने क्लास कराई है। आप लोग जा करके ज़रूर देख लेना। चलिए, बाकी नेतृत्व और संचार से, वही ये आपके कंडीशन वाले प्रश्न नेतृत्व और संचार से पूछे जा रहे हैं, जिन्हें आप पढ़ करके थोड़ा-सा दिमाग लगा करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और गायत्री ध्रुवे जी का नाम भूल गए, गायत्री ध्रुवे जी हैं, इन्होंने आज बहुत अच्छे प्रश्न भेजे थे, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? चलो, व्हाट्सएप नंबर 7052547233, इस पर मैसेज करके आप लोग अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, यहाँ पर आपको छोटे-छोटे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम बीमारियों वगैरह से संबंधित डिप्थीरिया वगैरह डालते रहते हैं। बाकी एक बात ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है सक्सेस जंक्शन 777, ठीक है? इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, 5 विटामिन हमने करा रखे हैं रील्स के माध्यम से, उनके बारे में सारी जानकारी दे रखी है। आप लोग जाकर के जरूर देखना। कंप्यूटर की शॉर्टकट की भी जो रील है वो भी हमने वहाँ पर डाल रखी है, ठीक है? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, और शुक्ला सर ESB कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके MPG वाली वीडियो जरूर देखिएगा और अपना रिस्पांस दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्लास जो है बहुत जल्द वहां पर आ सके, ठीक है? तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में आज रात 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।